हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री में पहले जानेंगे हम प्रागैतिहासिक का, और कोशिश रहेगी कि एंशियंट हिस्ट्री जो है आपका आज खत्म हो जाए। देखते हैं कहाँ तक जाता है। चलिए स्टार्ट होता है आपका क्लास। तो प्रागैतिहासिक काल जो है ना, प्रागैतिहासिक काल, इसमें इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में हम बोल सकते हैं ना कि मानव को जो है लिपि और लेखन का ज्ञान नहीं था। लिपि और लेखन का ज्ञान नहीं था प्रागैतिहासिक काल में। आर्ध ऐतिहासिक काल, इतिहास को 3 खंड में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल में बताया गया है कि इस काल में जो है ना मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। यानी कि इस काल में जो है लिपि और लेखन का मतलब कि कला प्रचलित नहीं था। इसके बाद अर्ध ऐतिहासिक काल आया, तो इसमें क्या हुआ कि लिपि से परिचित तो था लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। यानी कि लिपि से परिचित हुआ लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक ना। फिर आया आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और उसे पढ़ा भी जा सकता है। यानी कि फिर लिपि से परिचित हुआ, उसको पढ़ा भी जा सकता है। तो आपका अर्ध ऐतिहासिक काल में हुआ, ठीक ना। प्रागैतिहासिक काल के अंदर अगर आता है आपका पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ये सब आएगा। और अर्ध ऐतिहासिक काल में आपका आएगा, अर्ध ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता ये सब आ जाएगा। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है आपका प्राचीन भारत, मध्य ऐतिहासिक में आएगा, यानी एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल और मॉडर्न, ये सब आपका आ जाएगा इसमें ऐतिहासिक काल। चलिए यहाँ से देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है, आप कुछ डिफिनेशन उसका है। जैसे कि इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, ठीक ना, और इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा गया है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है पाषाण काल को रखा गया है। पाषाण काल देखते हैं क्या है। पाषाण काल यानी उसको स्टोन एज भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का प्रयोग करता था, पाषाण काल कराता था। यानी बहुत समय पहले जो है मानव पत्थर के औजार और उसी को हथियार बनाता था, वही आपका जो है पाषाण काल मतलब कहा जाता है उसी को। और भारत के सर्वप्रथम जो है 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किया था। यानी पाषाण सभ्यता कालीन की खोज जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 में किया। और भारतीय पुरातत्व मतलब कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा गया। भारतीय पुरातत्व का जनक हो गया आपका सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया। भारत के पुरातत्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में। देखिए यहाँ क्वेश्चन बनता है कि भारत के पुरातत्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी संग्रहालय मानव संग्रहालय कहाँ है आपका, ये आपका भोपाल में हो जाएगा, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। और मिलने वाले धातु के आधार पर जो है इतिहास का नामकरण कौन किया था। देखिए धातु जो मिला उसके नाम पर जो है इतिहास का नामकरण किया था क्रिश्चियन थॉमस जो थे, ये क्या किए कि वहाँ जो धातु मिला उसके नाम पर जो है उसी के नाम पर इतिहास का नामकरण किए। वो कौन थे, क्रिश्चियन थॉमसन। लिखकर के आधार पर नामकरण, यानी कि फिर देखिए जो नामकरण किए धातु के आधार पर, मिलने वाले धातु पर, फिर लिखावट के आधार पर नामकरण किए थे जॉन ब्रूस जो थे, यानी कि लिखावट के आधार पर नामकरण किए जॉन ब्रूस। यहाँ से देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि इतिहास में जो है आपका मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण कौन किया था, क्रिश्चियन थॉमस। फिर लिखावट के आधार पर नामकरण कौन किया था, जॉन ब्रूस, ठीक ना। इसके बाद देखते हैं यहाँ पाषाण को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, ठीक ना। तो पूरा पाषाण काल में देखते हैं क्या है। तो इस यह जो है इतिहास में सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय जो है मानव को आदि मानव कहा गया, ठीक ना।
इसी समय मानव को आदि मानव कहा गया। आदि मानव किस काल को कहा गया? तो पूरा पाषाण काल को, यानी सबसे शुरुआती में जो स्टार्ट होता है आपका पूरा पाषाण काल, उसी के समय को आदि मानव कहा गया। इस समय मानव खाना बदोश, खाद्यान्न संग्रहालय अथॉरिटी इसके जीवन के मुख्य उद्देश्य की जानकारी उद्देश्य जानवरों की भली भांति पेट भरना था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ थी आग का खोज, यानी कि आग का खोज अगर बोला जाए तो आग का खोज हुआ था पूरा पाषाण काल में। आग का खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था। और इस समय मानव जो है ना पत्थर के बड़े बड़े औजार इस्तेमाल शिकार करने में करते थे, ठीक ना। और इसी समय मानव ने चित्रकारी प्रारंभ किया, जिसका जो है साक्ष्य मिलता है भीमबेटका गुफा से, ठीक ना। यानी कि पूरा पाषाण काल में ही जो है मानव आग लगाना सीखा, चित्रकारी करना सीखा, पत्थर के जो है औजार यानी कि उसको बोला जाता है, मान के चलिए कि वही कोई औजार बनाकर शिकार करना सीखा। और चित्रकारी का जो है आपका चित्रकारी का बोल सकते हैं कि इसका प्रारंभिक स्रोत कहाँ से मिला? तो भीमबेटका गुफा से, ठीक ना। पूरा पाषाण काल को चित्र देखने को मिलता है जो कि, और भीमबेटका गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश MP में है। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ है? अब्दुल्लागंज रायसन में स्थित है। कहाँ है? अब्दुल्लागंज रायसन में स्थित है। आइए फिर देखिए मध्य पाषाण काल देखते हैं। मध्य पाषाण काल क्या है कि यह काल जो है ना पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का है, ठीक ना। मध्य पाषाण काल की अगर बात किया जाए तो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी कि मान के चलिए पूरा पाषाण काल हुआ, इसके बाद नव पाषाण काल हुआ, दोनों के बीच के काल को जो है हम मध्य पाषाण काल कहेंगे। ऐसे भी मध्य पाषाण काल है। और देखिए मध्य पाषाण काल में देखते हैं कि इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो है ना कौन दिया था? तो करलाइल जो है ना 1867 में दिया था। करलाइल इसमें मध्य पाषाण काल की जानकारी जो है आपका करलाइल जो है 1867 में दिया। और जो है ना इस काल में मनुष्य द्वारा पशुपालन की शुरुआत कर दिया गया, ठीक ना। उसमें एक साक्ष्य मिला और इसमें पशुपालन की शुरुआत कर दिया। देखिए आपका बोला जाएगा पूरा पाषाण काल में जो है पशुपालन का साक्ष्य मिला था, और यहाँ जो है शुरुआत हो गया मध्य पाषाण काल में, ठीक ना। मध्य पाषाण काल में शुरुआत हो गया। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर बनाया गया आपका कुत्ता। सबसे पहला जानवर कुत्ता को बनाया गया। इसके बाद इसी समय जो है मानव के हथियार छोटे आकार के थे, ठीक ना। इसीलिए इसे मार्कोलोथिक कहा गया, यानी जब पत्थर को छोटे छोटे आकार का हथियार जो बनाया गया मध्य पाषाण काल में, तो पत्थर को तोड़ा गया, इसमें हथियार बनाया गया छोटा छोटा, तो उसको कहा गया मार्कोलोथिक युग भी कहा गया। इसके बाद देखते हैं इस काल के मानव सबसे प्रमुख कार्य जो है ना, देखिए इसी कार्य के मतलब कि सबसे प्रमुख कार्य था अंतिम संस्कार आखेटक जिसको कहा जाता है, अंतिम संस्कार कार्यक्रम था, ठीक है। अंतिम संस्कार कार्यक्रम अगर बोला जाए तो ये मध्य पाषाण काल के समय में हुआ था। और इसी काल में जो है ना, इसी काल में कश्मीर के बुर्जुओं में मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिला था। यानी कि मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिला था? कश्मीर में। और किस काल में बोलेगा तो मध्य पाषाण काल में मिला था, ठीक ना। और इसी काल में यानी मध्य पाषाण काल में ही काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे बड़ा अवशेष प्रतापगढ़ यूपी से मिला था। यानी हम बोल सकते हैं प्रतापगढ़ यूपी के सारण नाहर तथा मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। यानी जो हम बोल सकते हैं कि इस काल में जो है ना मानव का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ, जो कि प्रतापगढ़ यूपी, और आपका इसका साक्ष्य कुछ मिला सराय नाहर और मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ अस्थिपंजर, ठीक ना। इसके बाद देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल क्या है आपका? इस काल के बारे में सबसे पहले जानकारी दिया था जॉन लुबाक, ठीक ना। नवपाषाण को मध्य पाषाण कराइकल दिया था, और नवपाषाण का जॉन लुबाक 1865 में दिया था। 1867 में दिया, 1865 में दिया, और 1865 में प्रस्तुत किया। इसके बाद देखिए इस काल में जो है ना मानव के अस्थायी आवास, यानी कि देखिए मानव के लिए अस्थायी आवास बना नवपाषाण काल में। और कृषि प्रारंभ कर दिया गया, यानी कि कृषि का प्रारंभ हुआ
नवपाषाण काल में मानव ने इस काल में पहिया तथा मनक्का घड़ा का खोज किया। बोल देगा कि पहिया का खोज किस में हुआ, घड़ा का खोज किस में हुआ, तो नवपाषाण काल में पहिया का खोज और घड़ा का खोज हुआ। कर्नाटक के मैसूर के पास सगुनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन स्थान, नवपाषाणकालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए थे। राख के टीला देखिए, सगुनकल्लू से जो है राख का टीला प्राप्त हुआ। और पशुपालन का साक्ष्य और बोलेगा ना, तब भारत में बोलेगा तो आदमगढ़ एमपी हो जाएगा, और बागौर राजस्थान से जो है आपका पशुपालन का साक्ष्य मिला था। पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ भारत में, और वही बागौर राजस्थान से पशु का साक्ष्य मिला था। इसके बाद देखते हैं ताम्रपाषाण काल क्या है। ताम्रपाषाण काल देखिए क्या है, इस पाषाण काल का अंतिम समय था, यानी कि अंतिम समय, नवपाषाण काल के बाद आया ताम्रपाषाण काल, यानी कि अंतिम समय था ये। इस समय तांबा का खोज हुई, और जिसे जो है ना, जिस कारण जो है औद्योगिकीकरण शुरू हुआ। यानी तांबे का खोज हुआ था ताम्रपाषाण काल में, तांबे का खोज हुआ, ठीक ना, इसी कारण जो है औद्योगिकीकरण शुरू हुआ। आइए देखते हैं मेहरगढ़ में क्या क्या है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान आपका बोला जाए पाकिस्तान में है। देखिए क्या है इसमें, तो जानते हैं। इस देखिए मेहरगढ़, अब देखिए मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान, इसका क्या है, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम सुलेमान और कृथर पहाड़िया के बीच कृषि के साथ जो गेहूं और जौ मिले थे, यानी सुलेमान और कृथर पहाड़ी जो है, जिसे दो पहाड़ी है सुलेमान और कृथर, उसके बीच से जो है कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए, और उसमें भी क्या क्या था, गेहूं और जौ प्राप्त हुए। फिर बुर्जहोम कश्मीर जो है, कश्मीर में स्थित है, यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्त आवास का परिणाम मिला है। गर्त आवास के कहाँ से परिणाम मिला है, बुर्जहोम से। है कहाँ, तो है आपका कश्मीर में। फिर बोलेगा कि यहाँ से जो मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है, यानी मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य वही से बुर्जहोम से मिला है। कोल्डिहवा देखते हैं, कोल्डिहवा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी में स्थित है, ठीक है ना, बेलन घाटी में स्थित है। और यहाँ पर जो है चावल का साक्ष्य मिला है। कोल्डिहवा से क्या मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है। चिराद देखते हैं, चिराद क्या है, यह बिहार के सारण जिला में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चिराद से क्या है कि प्रचुर मात्रा में हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ है चिराद से, ठीक ना। लहुरा देव देखिए, लहुरा देव जो है ना, लहुरा देव, यहाँ से सबसे नवीनतम प्राचीनतम चावल का साक्ष्य मिला है। यानी कि लहुरा देव से भी चावल का साक्ष्य मिला है, लेकिन वहाँ से नवीनतम चावल का साक्ष्य मिला है, ठीक ना। फिर बोला जाए, जैसे बोल देगा आपका भारत का पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पोसा है, कुत्ता पोसा था। क्या पोसा था, कुत्ता। सबसे पहला आपका मतलब मान लीजिए धातु कौन खोया, तांबा खोया सबसे पहले। सबसे पहले मनुष्य ने गेहूं और जौ की खेती किया। कैसा खेती किया था, गेहूं और जौ की खेती किया। इसके बाद देखिए फिर है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, अगर मानव का बोला जाए सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ, नर्मदा घाटी से मिला है। भारत में मानव को सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, नर्मदा घाटी से मिला है। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का परिणाम कहाँ से मिला है, यानी जो प्राचीनतम अस्थायी जीवन का परिणाम आपको कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला, ठीक ना। प्राचीनतम अस्थायी जीवन का परिणाम मेहरगढ़ से मिला, मेहरगढ़ से। इसके बाद देखिए आइए देखते हैं घटना चक्र में क्या है। घटना चक्र मान लीजिए, घटना चक्र बुक जो है हम लोग का, उसमें देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्या क्या है। जैसे रॉबर्ट ब्रूसफुट एक भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, ठीक ना। रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे, एक भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, ठीक ना। इसके बाद आपको बोल देगा भारत का प्राग ऐतिहासिक काल का पिता कौन है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट। प्राग ऐतिहासिक काल का पिता रॉबर्ट ब्रूसफुट। कोपनहेगन संग्रहालय की संग्रामी से पाषाण काल और लोह युग की त्रियुग में विभाजन किया था, कौन किया था, थॉमसन किया था, ठीक ना। कोपनहेगन संग्रहालय की संग्रामी से पाषाण काल और लोह युग की त्रियुग में विभाजन किया थॉमसन, कौन किया, थॉमसन किया। इसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पशुपालन।
पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम जो है ना आपका मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ था। यानी पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला था? मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला था? आदमगढ़ और बागोर से प्राप्त हुआ था। इसके बाद बोल देगा कि इसके बाद है कि चौपानी मोंडा काकोरिया मदहा एवं सराय नागराय स्थलों से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे, ठीक ना। मदहा और सराय नागर इस सब से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। यूपी में जो है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल से हड्डी का आभूषण मदहा से मिला था। सब बहुत है, सराय नागराय से भी मिला था, इसके बाद दमदमा से मिला था, इसे है आता है। देखिए फिर बोल देगा एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिला? दमदमा से मिला। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल का कहाँ से मिला? दमदमा से। फिर देखिए खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल। देखिए खाद्यान्न की कृषि सबसे पहले प्रारंभ हुआ नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में। वही बोल देगा भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हो तो वही नर्मदा घाटी से मिला था। नर्मदा घाटी से मानव का सबसे पहले साक्ष्य आपका मिला नर्मदा घाटी से। वही बोल देगा मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन है? सबसे पहले जौ था। उसके बाद गेहूँ ऐसे आता है, जौ गेहूँ दोनों, जौ दिया है इसमें। चलिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य अगर से बोला जाए मेहरगढ़ से है, लेकिन लहुरा देव अगर ऑप्शन में रहेगा तो ये भी मारना है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से भी चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिला था लहुरा देव से। देखिए चारक्लोथिक युग जो है ना, चारक्लोथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण काल को। ताम्रपाषाण काल को चारक्लोथिक युग कहा जाता है। और यही ताम्रपाषाण काल में जो है तांबा खोज हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, तांबा खोज। आइए देखते हैं जैसे कि जहाँ से पाषाण काल संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होता है। यानी हड़प्पा पाषाण काल से लेकर हड़प्पा तक के संस्कृति का अवशेष प्राप्त होता है, वो मेहरगढ़ हो जाएगा। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यानी पशुपालन और भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो लहुरा देव मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे वही उसी का है कुछ और, इसे की देख लेते हैं। नवादा टोली का उत्खनन कौन किया था? नवादा टोली का उत्खनन किया था HD संखलिया, ठीक है। नवादा टोली का उत्खनन कौन किया था? HD संखलिया, ठीक है। नवादा टोली अवस्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में। नवादा टोली कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। फिर बृहद पशुपालन स्मारक की पहचान की गई किसको? तो मृतकों को दफनाने के रूप में, ठीक है। याद रखना है कि बृहद पशुपालन स्मारक की पहचान कैसे किया गया? तो मृतकों को दफनाने के रूप में। वही राग का टीला, ठीक ना, बुद्धिहाल, सगुनकल्लू, कोल्डिहवा तथा ब्राहगिरी में से जिस नवपाषाण स्थल से संबंधित है वो क्या है? राग का टीला आपका सगुनकल्लू। इसे सीधा याद रखिए, राग का टीला प्राप्त हुआ तो सगुनकल्लू से। भीम बेटिका प्रसिद्ध है गुफाओं को सेल के लिए। गुफाओं के शैल चित्र के लिए और भारत में गुफाओं के शैल चित्र के लिए कहाँ है? तो आपका मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुआ है भीमबेटिका से, ठीक है, भीमबेटिका से। वही बोल देगा वह स्थल जो प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो चित्रकला के लिए भीमबेटिका प्रसिद्ध है। भीमबेटिका गुफा स्थित है कहाँ? अब्दुल्लागंज राजस्थान मध्य प्रदेश में है। वही बोल देगा कि गैरिक प्रधान पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तनागरपुर में। गैरिक मृदभान OCP का नामकरण कहाँ? हस्तनागरपुर में हुआ था। फिर वो देखिए ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को देखिए, महाराष्ट्र के लोग क्या करते थे? फर्श के नीचे दफनाते थे, लेकिन उत्तर से दक्षिण के रूप में दफनाते थे। फील्ड है, ये फील्ड में जाके खेलो वहाँ, यहाँ खेलने वाला जगह है रे।
राज्यपाशन काल में महाराष्ट्र के लोग जो है मृतकों को दफना करते उत्तर से दक्षिण के तरफ, ठीक ना, वही बोल देगा आपका। देखिए फिर है उत्तर से दक्षिण की तरफ। फिर आपका हो जाएगा कि वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ता का कंकाल मिला था, यानी मानव के कंकाल के साथ साथ कुत्ता का शव जो प्राप्त हुआ था आपका, वो बुर्जहोम से। बुर्जहोम आपका जम्मू कश्मीर में है, मानव के साथ साथ कुत्ता का साक्ष्य मिला था, वही बोल देगा आपका। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में, कोल्डिहवा यूपी में, ब्राहगिरी आपका कर्नाटक में हो जाएगा, और सगुनकल्लू ये सब जो है ना, यहाँ से क्या तो गर्तवास का साक्ष्य मिला था। बुर्जहोम से भी गर्तवास मिला, ठीक ना, कोल्डिहवा से भी मिला, ब्राह्मगिरी से मिला, सगुनकल्लू से, ये सब गर्तवास का साक्ष्य प्राप्त हुए। गर्तवास नहीं, ये सब जो है, लेकिन गर्तवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो वो बुर्जहोम से। ऑप्शन में ही था लेकिन होगा कहाँ, बुर्जहोम से, ठीक है ना। ऐसे बोल देगा विधि क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है, सर्वाधिक मानव कंकाल आपका लेखिया से मिला है। विधि क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है, तो सबसे ज़्यादा मानव कंकाल कहाँ से मिला है आपका, लेखिया से मिला है। वही बोल देगा कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का महानिदेशक सर्जन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का महानिदेशक माना गया है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में हो जाएगा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। आर्य अब हो गया आपका, मान के चलिए प्राग ऐतिहासिक काल खत्म, इसके बाद आर्य ऐतिहासिक काल यहाँ से स्टार्ट होगा, आर्य ऐतिहासिक काल।
चलिए अब देखते हैं आर्थ ऐतिहासिक काल। अब देखते हैं, ठीक है ना, आर्थ ऐतिहासिक काल। तो आर्थ ऐतिहासिक काल क्या है? इस काल में जो है ना, मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी के स्रोत जो है ना, इस काल के जानकारी के स्रोत भी जो है आपको पुरातात्विक साक्ष्य से है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता में रखा गया है। देखते हैं इसमें, देखिए इसमें क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर इससे बोला जाए टाइम पीरियड तो 25,1750 होता है, ठीक ना, 25,1750 से टाइम पीरियड हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं डीप से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे अभी। इस सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु घाटी के तट पर है, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु घाटी के तट पर मिली है, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई जो है ना हड़प्पा में हुई, अतः इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 में दिया, यानी सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 में दिया। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया। देखिए सिंधु घाटी के सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 में दिया। वही सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण सबसे पहले जेम्स कनिंघम ने 1853 में दिया। लॉर्ड कर्जन की अगर बात किया जाए, लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग का स्थापना किया, यानी पुरातात्विक विभाग का स्थापना किया आपका लॉर्ड कर्जन 1904 में पुरातात्विक विभाग का स्थापना किया, जिसके महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। जिसके महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का नामकरण सर जॉन मार्शल ने किया था। और सिंधु सभ्यता जो है ना पहली बार इसकी खुदाई दयाराम शाह ने, यानी सिंधु सभ्यता की सबसे पहले खुदाई दयाराम शाह ने किया। और सिंधु सभ्यता जो है इसका आकार त्रिभुजाकार है, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता अगर बोला जाए, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे शहरी सभ्यता थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो था विश्व की सबसे शहरी सभ्यता थी। इसका विकास जो है ना आपका सब वही 2500 से 1750 ईस्वी तक हुआ था। इसका विकास 2500 से 1750 ईस्वी तक, वही अगर बोला जाए, देखिए यही सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हुआ, ठीक ना। देखते हैं इसके उत्तर दक्षिण में क्या है। इसकी पश्चिम सीमा जो है ना पाकिस्तान के सूतकांगडोर में स्थित है, यानी पश्चिम में जो आपका बोला जाए, पश्चिम में पाकिस्तान सूतकांगडोर में स्थित है, जो कि दास्तक नदी के किनारे है, ठीक ना, दास्तक नदी याद रखिएगा। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान सूतकांगडोर में स्थित है, जो दास्तक नदी के तट पर स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा जो है ना, उत्तरी सीमा कश्मीर, उत्तर कश्मीर मांडा नदी चिनाब, उत्तर में जो है कश्मीर के मांडा के चिनाब नदी पर स्थित है, यानी उत्तर में कश्मीर है, मांडा उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी, सीधा रखिएगा, ठीक ना। और इसके पूर्व में है आपका उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी। पूर्व में कौन है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी। दक्षिण में देखते हैं, दक्षिण में महाराष्ट्र है, दैमाबाद परवारी नदी के तट पर है, ठीक ना। इसके दक्षिण में महाराष्ट्र है, दैमाबाद परवारी नदी के तट पर है। यहाँ से जो है ना धातु के एक रथ इक्का गाड़ी का परिणाम मिला था आपका, वही दैमाबाद महाराष्ट्र से। यहाँ देख लेते हैं कुछ सिंबल में, जैसे देखिए हो जाएगा आपका उत्तर में कौन हो जाएगा? उत्तर में आपका मांडा चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, उत्तर दक्षिण में दैमाबाद में महाराष्ट्र परवारी नदी, पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश, पश्चिम हो जाएगा सूतकांगडोर दासक नदी, ठीक ना। ये हो गया। इसके बाद देखिए हड़प्पा के बारे में जानते हैं। हड़प्पा के बारे में हम लोग अभी जानेंगे कि खुदाई और उससे मान के चलिए पूरा जानेंगे। अभी देखते हैं हड़प्पा जो है ना, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने किया था, ठीक ना।
इसको याद रखने का एक तरीका है। याद ऐसे आप रख सकते हैं कि हद हद कर दिया, तो हद कर दिया यानी कि हद हद। तो ह से हड़प्पा और द से दयाराम साहनी, हद कर दिया। तो हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में जो है स्थित है। क्या है? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। अब देखिए, पिकट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक मिस्री साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। कौन कहा था? पिकट। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक मिश्रित साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था पिकट। और यहाँ से जो निम्नलिखित धातुएं मिली हैं, धातुएं निम्नलिखित मिला है। जैसे आपको कुम्हार का चाक हो जाएगा, सार्वजनिक आवास हो जाएगा, मातृभूमि की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ताबूत, RH-38 कब्रस्तान, हाथी का कपाल, ये सब कहाँ से मिला है? ये सब मिला आपका हड़प्पा से। यानी हड़प्पा से हम बोल सकते हैं जैसे कुम्हार का चाक हो गया, कुम्हार जो घुराता है चाक वो हो गया, सार्वजनिक आवास यानी मजदूर को रखने के लिए आवास हो गया, मातृभूमि की मूर्ति हो गया, मातृभूमि की मूर्ति हो गया, और आपका लकड़ी की ओखली हो गया, लकड़ी का ताबूत जो बनाते हैं जिसमें दफनाया जाता है वो हो गया, RH-30 कब्रस्तान हो गया। ये सब कहाँ से? हाथी का कपाल हो गया। सब मिला था आपका हड़प्पा से। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। यानी चांदी का सबसे पहले प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं तो इसकी खुदाई जो है ना, मोहना राख ले, रखलदास, ठीक ना। यानी मोहना को कोई चीज़ दे दिए, राख लिया वो, तो राखलदास इसे खोज किया था। और 1922 में हद कर दिया, उधर हद कर दिया, इधर राख लिया, तो मोहना राख लिया, तो मोहना राख लिया राखलदास बनर्जी, ठीक ना, 1922 ईस्वी में। और यह पाकिस्तान के लारकाना जिला में, वो माउंट गोमरी जिला में था, ये लारकाना जिला में है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है और रावी नदी के तट पर है। ध्यान रखिएगा, यह सिंधु नदी के तट पर है और रावी नदी के तट पर था। यह सभ्यता जो है ना, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। अगर बोलेगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है, सबसे बड़ा शहर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा। और यहाँ से जो है मृतकों की एक बड़ी टीला मिला है। मृतकों की एक बड़ी टीला मिला है। यहाँ के निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। देखिए, यहाँ से भी बहुत चीज़ मिला है, देखते हैं। पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नागर, अन्नागर, सूती वस्त्र, वास्तविक चिन्ह, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार पशुपति शिव, काश की नर्तकी। यानी मोहनजोदड़ो से देखिए, यहाँ ध्यान रखना है ये चीज़ को। विशाल अन्नागार, सूती वस्त्र, वास्तविक चिन्ह, ये सब कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। काशी की नर्तकी मोहनजोदड़ो से इम्पोर्टेंट है। पशुनाथ शिव की मूर्ति, आपका सभागार पशुनाथ शिव की मूर्ति हो गया, ठीक है ना। घर में कुआं, यहाँ भी है, घर में कुआं, ये सब कहाँ? मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। ये अन्नागार जो था ना, ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन या इमारत माना जाता था। स्वास्तिक मोहर, देखिए मोहर की बात आ गया। स्वास्तिक मोहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो में मिला है, जिसका निर्माण जो है किसके? सेलखड़ी से हुआ है। मोहर जो था उसका सेलखड़ी से निर्माण हुआ है। ध्यान में रखिएगा। चुनहड़ों को देखते हैं क्या है, चुनहड़ों से क्या क्या मिला है। इसकी खुदाई जो है ना, इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार किया था। ध्यान में रखिएगा।
हाँ, तो चुनिहदरों पे थे हम लोग। तो इसकी खुदाई जो है 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने किया। और यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ था? पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर था जो कि दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित शहर तो जो था आपका चुनिहदरो था। देखिए यहाँ जो है ना, यही एक औद्योगिक शहर था जहाँ पर जो है मक्के बनाने की कारखाना था। मक्के बनाने की कारखाना जो था चुनिहदरो से प्राप्त हुआ था। फिर देखते हैं यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली। जैसे मेकअप का सामान जो है आपका कहाँ से मिला? चुनिहदरो से मिला। शीशा मिला, ठीक ना, शीशा। गुड़िया हो गया आपका, गुड़िया लिपस्टिक हो गया। मनक्का मनक्का मिला। अल्ताकृत ईंट मिला। देखिए ध्यान रखिए, अल्ताकृत बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता कहाँ से मिला? चुनिहदरो से। मेकअप सामान, लिपस्टिक, मनक्का, ठीक ना, अल्ताकृत ईंट, बिल्ला का पीछा करता हुआ कुत्ता, ये सब कहाँ से मिला? ये सब मिला आपका चुनिहदरो से। अब खोज किया था 1931 में गोपाल मजूमदार जी। ठीक, ये जो है आपका सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। एकमात्र दुर्ग रहित है। क्या है? दुर्ग रहित चुनिहदरो। इसकी खुदाई जो है ना यज्ञदत्त शर्मा ने, चुनिहदरो की खुदाई जो है आपका, इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा 1953 में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ जो है ना, यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों को शव मिला था। पालतू जानवरों का भी शव मिला। यानी चुनिहदरो से जो है मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला। ये ऐसे शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में मिला था। ऐसा शव जो है ना नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में मिला था। बनवाली देखते हैं। बनवाली 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 में आइए। बनवाली देखिए क्या है। बनवाली, इसकी खुदाई रविचंद्र सिंह ने किया था। रविचंद्र सिंह बनवाली की खोज कर किया था रविचंद्र सिंह। यह हरियाणा में स्थित है। कहाँ है बनवाली? बनवाली हरियाणा में। ये गाना निकला है क्यों? हाँ, बनवाली की खोज रविचंद्र सिंह, यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप जो है ना रंगोई नदी के समीप स्थित है। यहाँ जल निकासी व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिलता था। घरों में सोख्ता कहाँ से मिलता था? ये इम्पोर्टेंट बात है। बनवाली से घरों में सोख्ता बनाया मिलता था, काहे कि जल का निकास नहीं था। तो बनवाली। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक ना, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। मिट्टी का हल से प्राप्त हुआ, ये मिट्टी का हल यहाँ से प्राप्त हुआ। कालीबंगा देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है बाबू। कालीबंगा, बंगा रे काली रे, बंगा रे काली रे। चलिए कालीबंगा का देखते हैं। कालीबंगा का अर्थ हुआ काली रंग की चूड़ियाँ। काली मिट्टी की चूड़ियाँ बोल सकते हैं, काली रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ हुआ यहाँ से जो है ना अल्ताकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, इसको इम्पोर्टेंट रखे। जोता हुआ खेत के साथ में हवन कुंड, ठीक ना, हवन कुंड। भूकंप का प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ। हवन कुंड, भूकंप का परिणाम प्राप्त हुआ। और यहाँ जो है ना यह राजस्थान के सरस्वती, यह जो है राजस्थान में सरस्वती घाघर नदी के किनारे स्थित है। हनुमानगढ़ जिला में है। कहाँ है? हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। इसकी खोज जो है ना, इसकी देखिए, इसका खोज किया था अमलानंद घोष। खोज कौन किया था? खोज किया था अमलानंद घोष और द्वारा की गई। और इसकी खुदाई जो किया था, खोज किया था अमलानंद घोष, खुदाई किया था बीके थापड़ और बीबी लाल। कौन किया था? बीके थापड़ और बीबी लाल जो है इसका खुदाई किया था, खुदाई। और खोज किया था अमलानंद घोष, याद रखिएगा। सुतकोटदा देखते हैं। सुतकोटदा क्या? यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश शव तथा घोड़ा की हड्डी मिला है, ठीक ना। कलश शव और घोड़ा की हड्डी कहाँ से मिला है? सुतकोटदा से। कलश शव, घोड़ा की हड्डी सुतकोटदा से मिला है। इसकी खुदाई जो है ना जगपति जोशी किया था। जगपति जोशी, सुतकोटदा की खुदाई जगपति जोशी किया था। लोथल में आइए। लोथल देखते हैं, इनको भी इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहती है। लोथल को देखते हैं। आइए लोथल को देखते हैं।
लोथल का खोज खुदाई, देखिए खुदाई जो है ना एस.आर. राव ने किया। एस.आर. राव। लोथल का खोज कौन किया था? खुदाई, खोज नहीं, खुदाई किया एस.आर. राव। भोगवा नदी, लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। भोगवा नदी के किनारे खोज खुदाई किया एस.आर. राव। यह सभ्यता जो है ना, यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। बोलेगा कि बंदरगाह स्थल कौन है? लोथल, बंदरगाह लोथल। इस लघु हड़प्पा के नाम से, इसे लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला, चावल, हाथी का दांत यहाँ से मिला था, ठीक ना। गोदीवाड़ा, लोथल का गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? लोथल से। यहाँ के घर के दरवाजा जो सड़क की ओर खुलता था, अग्निकुंड का साक्ष्य मिला। घर के दरवाजा सड़क की ओर खुलता था सिर्फ लोथल में, ठीक ना। यहाँ पर जो है ना, यहाँ फारस की मोहर मिली है। यहाँ फारस की मोहर मिली है लोथल में, जो कि विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से युगल समाधान मिला है, जो कि सती प्रथा का प्रतीक है। युगल समाधान मिला है, जो कि सती प्रथा का प्रतीक है लोथल से। रंगपुर, देखिए रंगपुर आपका हो जाएगा रंगपुर। यह गुजरात में स्थित, रंगपुर कहाँ है? गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान का भूसा मिला है। धान का भूसा कहाँ से मिला है? रंगपुर से। आइए, रंगपुर में धान का भूसा हो गया। इसके बाद देखते हैं भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ हरियाणा में स्थित है। यानी भारत का सबसे बड़ा स्थल बोलेगा तो राखीगढ़ कहाँ है? हरियाणा में है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर बोलेगा तो मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे बड़ा स्थल बोलेगा राखीगढ़ हरियाणा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, याद रखिएगा इसको। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो और भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ हरियाणा, ठीक ना। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं हम लोग देखेंगे अभी। आइए, सिंधु सभ्यता की विशेषता देखते हैं, क्या क्या विशेषता है। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक ना। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटता था। बढ़िया बात है भाई। यह पूरब की दिशा, पूरब पश्चिम दिशा में थी और जिसे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाता था। नली ढकी हुई थी, ठीक ना। यहाँ देखिए, यहाँ दिमाग लगाया था, इंजीनियरिंग यहीं किया था चला। यहाँ जो है ना सड़क जो था समकोण पर कटता था और कहा था कि पूरब की ओर मतलब कि पूरब पश्चिम की दिशा में जो है इससे दरवाज़ा मतलब पूरब पश्चिम की दिशा में दरवाज़ा खुलता था। क्यों? कि वहाँ जो है ना हवा द्वारा सड़क साफ हो जाता था, नली गली ढका हुआ था। और देखिए यहाँ का है, सिंधु सभ्यता का अर्थव्यवस्था मुख्य आधार जो था कृषि और पशुपालन था। यानी कि वहाँ रहने का मुख्य आधार यही था, कृषि और पशुपालन। इसका व्यापार विदेशी से होता है। यहाँ देखिए कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि वस्तुओं का आयात, सोना हो गया, ये किस प्रदेश से मिला है, ठीक ना। देखते हैं जैसे सोना आपका हो गया आपका अफगानिस्तान और ईरान और कर्नाटक से। सोना अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक। सोना कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक। अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक। वही बोलेगा चांदी का, देखिए चांदी जो है आपको किस प्रदेश से मिला है? तो ये भी अफगानिस्तान और ईरान से मिला। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से मिला। तांबा बोल देगा, तांबा आपका बलूचिस्तान, खेतड़ी और ओमान। बलूचिस्तान, खेतड़ी और ओमान से मिला है। तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी और ओमान। टीन बोल देगा ना, टीन तो सीधा ईरान और अफगानिस्तान से मिला है। टीन ईरान, अफगानिस्तान। तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान। फिर बोल देगा गोमेद कहाँ से मिला है? गोमेद आपका सौराष्ट्र से मिला है। गोमेद कहाँ से मिला है? सौराष्ट्र से मिला है। लाजवर्थ कहाँ से मिला है? मेसोपोटामिया से मिला है। लाजवर्थ, मेसोपोटामिया। सीसा ईरान, ध्यान रखिएगा, सीसा ईरान, ठीक ना। चलिए देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता 4 समाजों में बट गया था, ठीक ना। जो विद्वान था, योद्धा था, व्यापारी था, श्रमिक था। याद रखिए, कर्म पूछ देता है कभी कभी। ध्यान दीजिए, पहले विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार, उसी का एवं श्रमिक।
विद्वान योद्धा व्यापारी श्रमिक, विद्वान योद्धा व्यापारी श्रमिक, विद्वान योद्धा व्यापारी श्रमिक, 4 समाजों में बांटा गया था। और इसका समाज जो था ना सिंधु घाटी सभ्यता का, वो था पितृ सदात्मक था समाज, पितृ नहीं जी, मातृ सदात्मक था। सिंधु घाटी में बोल रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। पूछता है किसकी सभ्यता था, कैसे था, समाज कैसा था, तो मातृ सदात्मक था, जो लोग माता पर विश्वास करते थे। इसकी लिपि जो था भाव चित्रात्मक लिपि था, ठीक ना। लिपि कैसे था, भाव चित्रात्मक लिपि था, जिसे पढ़ा नहीं गया है, ठीक ना। इस लिपि के दाएं से बाएं की और लिपि कैसे लिखा जाता था, दाएं से बाएं की ओर लिपि को लिखा जाता था, ठीक। ये भी ध्यान रखिए। इसके मुहर पर सर्वाधिक सिंह वाले जानवर का चित्र मिला है। और इसके मुहर जो था ना, सिंधु घाटी सभ्यता में जब मुहर मिला तो उसमें सबसे ज़्यादा सिंह वाले जानवर का चित्र मिला। और इसके मुहर पर गाय और सिंह का चित्र नहीं मिला। ध्यान दीजिएगा, गाय और सिंह का चित्र जो है ना, हड़प्पा काल के मुहर पर नहीं मिला, इसको अच्छा से ध्यान रखिए। और हड़प्पा सभ्यता के मुहर में सेलखड़ी का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, ये भी सही है। लोहा ज्ञान इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को नहीं था। और देखिए यहाँ माप तोल के न्यूनतम बाट जो है ना 16 केजी का था, ठीक ना। 16 केजी 16 पाउंड में हम लोग बोल सकते हैं। और सिंधु घाटी के लोग जो था युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। अरे भाई चलो युद्ध नहीं थे तो तलवार कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तलवार नहीं है तो युद्ध कहाँ से। चलिए ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तन लाल रंग का प्रयोग किया होता था। सिंधुवासियों विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, ठीक ना। कपास में सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्रथम उत्पादक में आते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश सबसे बड़ा कारण है बाढ़ आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता विनाश हो गया, तो सबसे बड़ा कारण सिंधु घाटी का है बाढ़ है। वही बोल देगा। सिंधु घाटी सभ्यता का लोग जो है कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यापार जो था, व्यवसाय क्या था, व्यापार था, ठीक ना। कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, व्यापार था। आइए घटना चक्र के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम लोग अभी देखेंगे।